देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। अरपा मैया की महाआरती से हुई छठ पूजा की शुरुआत, डिप्टी सीएम कार्यक्रम में हुए शामिल। धर्मनगरी रतनपुर में हिंदूवादी संगठनों ने जताया विरोध, आदिवासी समुदाय प्रार्थना घर के नाम से कराया गया चर्च का निर्माण। हंगामे के चलते बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जिला संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव ने ली भाजपा कार्यालय में बैठक। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर बोले सिंहदेव, चल सकता है बुलडोजर। और राज्योत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करने बिलासपुर पहुंची प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर। मीडिया से साझा किया गायन के समर्पण की कहानी, गुनगुनाया छत्तीसगढ़ का राजगीत। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए एक नजर डालते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सूर्य की आराधना का महापर्व छठ के 3 दिवसीय पर्व की शुरुआत मंगलवार से हुई। नहाए खाए के साथ शुरू हुए इस पर्व के पहले दिन छठ घाट में अरपा महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित जिले के विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित छठ पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर छठ घाट में बड़ी संख्या में दीपदान कर अरपा की महाआरती की गई। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये मनोरम दृश्य है, यही हमारे देश की ताकत है, सनातन की ताकत है। आने वाले समय में अरपा नदी में 12 महीने पानी रहे, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राम जन्मभूमि के साथ ही राज्यसभा का भी जिक्र यहाँ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को किस तरह से भाजपा ने बनाया था, अब वही उन्हें संवारेंगे। वहीं इस मौके पर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने इसके बाद महाआरती कर अरपा मैया से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। अरपा के घाट हम रखिया के बेड़े छठी मैया, हम ना जाई दूसर घाट देखबे छठी मैया, हम ना जाई दूसर घाट देखबे छठी मैया। भूल चूक हमरी मैया राखबने धियनिया देखबे छठी मैया। भूल चूक हमरी मैया राखबने धियनिया देखबे छठी मैया। हमरो अर्जिया ली हम पानी देखबे छठी मैया, हम ना जाई दोसर घाट देखबे छठी मैया। तो किसे बुलाना? राज्य हमारा 24 साल का पूरा हो गया है। 3 दिवसीय राज्योत्सव चल रहा है। कल प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने राज्योत्सव का शुभारंभ किया। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज सभी जिलों में भी राज्योत्सव का आयोजन हो रहा है। बिलासपुर में भी बहुत भव्य रूप से राज्योत्सव का आयोजन होगा और कल राज्य स्तरीय राज्योत्सव का समापन होगा। राज्य अलंकरण दिए जाएंगे और इस अवसर पर अशोकनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों को पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है। इससे उनको आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी है। आपको बता दें कि वेतन दिलाने की मांग को लेकर शिक्षक बिलासपुर कलेक्टर से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है, इस वजह से विद्यालय के संचालन में काफी समस्याएं आ रही है। शिक्षकों ने ज्ञापन में कहा कि स्कूल की जब आर्थिक स्थिति बेहतर थी तो स्कूल प्रबंधन ने पास में ही एक जमीन खरीदी थी। उस जमीन को बिक्री कर उनकी तनख्वाह देने की मांग की गई है। इसके बाद शिक्षकों ने आगे की व्यवस्था को देखने की बात भी कही। कलेक्टर ने उन्हें जल्द से जल्द समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। हमको शिशु मंदिर में 1 साल का वेतन नहीं मिलने के कारण हम महोदय जी के पास अपना आवेदन देने आए हैं
ताकि हमको वेतन दिलाने में हमारी सहयोग करें। क्यों समस्या आ रही है वहाँ वेतन की? वहाँ बच्चों की संख्या कम हो गई है अभी, इस कारण हमारे स्कूल में समिति का कहना है कि विद्यालय में अभी पैसा है ही, इसलिए उन्होंने 1 साल का वेतन नहीं दिया है। हम लोगों ने मांग की है कि हमारे संस्था में जब हमारा स्कूल बहुत अच्छे कंडीशन में था तो उस समय जमीन लिया गया था अपने पैसों से, हमारे आचार्य लोग के फंड में जो पैसा रहता है आचार्य हित के लिए, आचार्य कोष से उससे जमीन लिए हैं, उसको बेचकर हम लोग का पैसा 1 साल का वेतन करें ताकि हम लोग मानसिक रूप से अच्छे से तैयार हुए और बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकें। ऐसे में हम लोग खिन्न भाव से कितना कर पाएंगे, 1 साल का वेतन बहुत मायने रखता है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में 3 हाथियों की मौत का मामला हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया। हाथियों की इन दुखद मौतों के पीछे बिजली करंट को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की पीठ ने इस प्रकरण को स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ ऊर्जा विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के मामले पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। ये घटना अकेली नहीं है। बिजली करंट से वन्य जीवों की मौत का मामला पिछले कुछ वर्षों में बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंहवी ने भी इस जनहित याचिका के हस्तक्षेप करते हुए बताया कि बिलासपुर वन मंडल में 1 अक्टूबर को बिजली करंट की चपेट में आकर एक हाथी शावक की मृत्यु हो गई थी। इसके अतिरिक्त 9 अक्टूबर को कांकेर में बिजली तार टूटने से 3 भालुओं की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी शहर की सड़कों में आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए कोई खास प्रयास नहीं दिखाई दे रहा है। आए दिन सड़कों पर लोगों को इन मवेशियों के कारण परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मंगलवार को भी एक बार फिर से सरकंडा क्षेत्र के देवनंदन नगर कॉलोनी के पास आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर में एक सांड बीच सड़क में खड़ा होकर यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशान करता रहा। लोगों को कभी मारता तो कभी दौड़ाता रहा। आवारा मवेशी की इस हरकत से काफी समय तक इस मार्ग पर भागा दौड़ी की स्थिति भी बनी रही। परेशान होकर नगर निगम के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई और तत्काल काऊ कैचर को बुलाकर उपद्रव मचा रहे सांड को गाड़ी में भरकर भिजवा दिया गया। इस दौरान इस मार्ग में लोग काफी दहशत में दिखाई दिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगला भाटा गांव में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आदिवासी समुदाय प्रार्थना घर के नाम से चर्च का निर्माण कराया है, जिसका जल्द ही उद्घाटन कार्यक्रम भी होना था। इसमें बिशप डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सुषमा कुमार के साथ ही कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव शामिल होने वाले थे। जी हां, आपको बता दें कि लेकिन जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में चर्च शुरू होने की भनक लगी, तब धीरे धीरे हिंदूवादी संगठन के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा होकर चर्च का विरोध शुरू कर दिया। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता चर्च स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए अड़ गए। इधर हंगामा और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रतनपुर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इधर नया रिवर व्यू और छत्तीसगढ़ भवन के आसपास संदिग्ध रूप से घूमने वाली महिलाओं युवकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। मंगलवार को भी अभियान जारी रहा और कुछ संदिग्ध महिलाओं को यहां से पकड़ा गया है। लंबे समय से नया रिवर व्यू और छत्तीसगढ़ भवन के आसपास अवैध गतिविधियों की शिकायत पुलिस प्रशासन को मिल रही थी। पुलिस प्रशासन ने यहां अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों में लिप्त महिलाओं को पकड़ने का अभियान चलाया। 4 दिनों से यहां अभियान निरंतर जारी है, जिसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास तौर पर इन क्षेत्र में महिलाओं की अवैध संलिप्तता ने क्षेत्र का माहौल खराब किया हुआ था। इसी तरह नया रिवर व्यू में युवा वर्ग बड़ी संख्या में
देर रात्रि में यहां पहुंचकर अंधेरे में बैठे पाए जाते थे, जिनके विरुद्ध भी पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को एडिशनल एसपी गरिमा द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ भवन के पास अभियान चलाया, जहां उन्होंने संदिग्ध अवस्था में खड़ी महिलाओं को पकड़ा। हालांकि पुलिस को आता देख कुछ महिलाएं तो फरार हो गई, लेकिन एक महिला पुलिस के हत्थे चढ़ गई, जिसे सिविल लाइन थाने भेजा गया। रिवर व्यू में किसी भी तरह की नशीली चीज ना बिक सके, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पिछले कुछ समय से नया रिवर व्यू में युवा जोड़े की अश्लील हरकतें सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां इसकी रोकथाम की कोशिश की गई। इस संबंध में एडिशनल एसपी IOW का कहना है कि ऐसे अभियान अभी निरंतर जारी रहेंगे, जिससे इस तरह की गतिविधियों को पूर्ण रूप से रोकथाम किया जा सके। एसपी सर के दिशा निर्देश के अनुसार मैंने आज कोनेर गार्डन छत्तीसगढ़ भवन पे अपनी महिला रक्षा टीम की जो महिला थाने में पदस्थ हैं उनके साथ में जाके वहाँ पे पेट्रोलिंग की, और वहाँ पे हमें एक संदिग्ध अवस्था में एक महिला मिली, जिसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी गलत इंटेंशन से वहाँ पे खड़ी हुई है। तो उसको हम लोगों ने पकड़ा और उसको अभी कार्रवाई के लिए थाना भेजा है, और ये पेट्रोलिंग और ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, क्योंकि इस तरीके का जो भी कार्य हो रहा है, जो इलीगल गतिविधि है, इसको हमें कम्प्लीटली बंद करवाना है। और जैसा कि आपने कहा कि शिकायत आ रही है, तो हमको उसका पूरा तरीके से निकाल करना है, और हमको कोशिश करनी है कि उस एरिया में इस टाइप का कोई भी गतिविधि ना हो। कोई खास पेट्रोलिंग के लिए भी योजना है मैम वहाँ कुछ? हाँ, पेट्रोलिंग के लिए है। अधिकारी हमारी एडिशनल एसपी और डीएसपी दोनों जा रहे हैं, और हमारे साथ में रक्षा टीम रहती है। रक्षा टीम तो शाम के टाइम में पेट्रोलिंग करती है, पर दिन के समय ये घटना इस टाइप का होने का ज़्यादा अंदेशा रहता है दिन के समय। तो मैं स्वयं और मेरे साथ में जो डीएसपी मैडम है, हम लोग जाके वहाँ पे, और लगातार अब इस पर कार्रवाई भी होगी, और इस गतिविधि को हम लोग पूरी तरीके से बंद करेंगे। फॉरेस्ट विभाग में जब से ई कुबेर ऐप से भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई है, तब से ही ई ऐप के चक्कर में बड़ी समस्याएं सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि CCF ने बताया कि ई कुबेर ऐप के कारण तमाम कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हालांकि इसका समाधान भी ढूंढा जा रहा है। वनों के समीप ग्रामों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला वन विभाग का हाल खस्ता हो चुका है। जब से वन विभाग में ई कुबेर नाम का सॉफ्टवेयर अपनाया गया, पूरा काम ठप पड़ गया है। यही आलम बिलासपुर डिवीजन का भी है। यही कारण है पूरे छत्तीसगढ़ में वन विभाग अपने बजट का मात्र 15% ही खर्च कर पा रहा है। फरवरी में नया बजट अनाउंस हो जाएगा। सिर्फ 4 महीने से 85% बजट खर्च कर पाना नामुमकिन सा लगता है। पूरा वन विभाग इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है। आपको बता दें कि दिवाली के पहले वन विभाग के सिर्फ चौकीदारों के तनख्वाह के लिए सभी फील्ड और ऑफिस स्टाफ को दिन रात एक करना पड़ गया। जब कुछ लोगों की सैलरी के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो लाखों मजदूरों का पेमेंट कैसे हो पाएगा? हाँ, इसमें नया ऐप है और इसमें निश्चित रूप से थोड़ी दिक्कत जा रही है। हाँ, लेकिन उसको हम लोग आने वाले दिनों में उसको रिकवर कर लेंगे। दिक्कत है थोड़ा सा उसमें, पहली बार चूँकि काम हो रहा है प्रमाणक बनाने में भी, और किसी स्तर पर थोड़ा सा विभाग भी, कर्मचारी भी उसमें भी करने का आदि नहीं, लेकिन थोड़े दिनों में वो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी समस्याएं, कोई नई चीज़ होती है, समस्याएं आती है, बाद में उसको ठीक हो जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को बूथ समिति गठन को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख विषय वक्ता बिलासपुर जिला के संभाग प्रभारी और प्रदेश निर्वाचन प्रभारी अनुराग सिंह देव ने बैठक को संबोधित किया। इस दौरान जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में प्रत्येक बूथों में बूथ कमेटी का निर्वाचन करने संबंधित जानकारी दी। वहीं चुनाव पर अधिकारी और चुनाव सहयोगियों की नियुक्ति मंडल स्तर पर की गई। इसके बाद 25 की बूथ कमेटी बनेगी, जिसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। SC, ST, OBC की संख्या संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
बूथों में 50 महिला प्राथमिक सदस्यों का होना अनिवार्य है। वहीं उन्होंने आगामी नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर जिला संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव ने कहा कि ये पूरा अपराध की फैक्ट्री कांग्रेस के द्वारा उत्पन्न की गई है और प्रदेश सरकार इसे ध्वस्त करने का काम भी प्रारंभ कर चुकी है। वहीं अनुराग सिंह देव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर की कार्यवाही भी छत्तीसगढ़ में की जाएगी। ये इस समय भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक 6 वर्ष में चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली से होती है, तो उसके लिए प्राथमिक सदस्य भी बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है, अभी 50 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने मेंबर बनाने में सफलता प्राप्त की है। अपने आप में ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी मेंबरशिप, वो भी सिर्फ 40-50 दिन के अंदर कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो जनता में विश्वास है उसको बदलता है। और उनका पूरा डिटेल डेटा, और ये मेंबर सिर्फ कागज़ में नहीं बने, ये ऑनलाइन बने और OTP दे के बने, ये भी अपने आप में अद्भुत है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब सक्रिय सदस्यता उसके लिए आज चस्पा की गई है यहाँ सूची होकर, और सक्रिय सदस्यता के बाद हमारी जो स्थानीय समिति है, मतलब बूथ की जो कमेटी होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, उसके गठन को लेकर आज एक कार्यशाला रखी गई थी। और अब बूथ में बीजेपी की एक्टिविटी बढ़ी और प्रमाणित हुई और वहाँ से हम कार्यकर्ता निकाल पाए। इस दृष्टि से बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव है, जिला पंचायत चुनाव है, कोई खास निर्देश दिशा निर्देश? देखिए, बूथ खड़ा होगा, बीजेपी का संगठन खड़ा होगा, मेंबर बनेंगे, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से मेंबर नगरीय निकाय पर पड़ेगा, उसका प्रभाव पंचायत पर पड़ेगा। और ये देखिए ना, मैंने कहा ना कि 50 दिन में इतना मेंबर बन जा रहा है, ये बीजेपी का विश्वास है। एक सवाल है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, ज़्यादातर अपराध के मामले आ रहे हैं, कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है अब अपराध को लेकर, क्या अब भाजपा इस दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि अपराध में कमी? देखिए, ये जो अधोसंरचना है अपराध की, ये कांग्रेस के द्वारा खड़ी की गई है। जो शांति सुरक्षित सौम्य छत्तीसगढ़ था, उसको कांग्रेस ने नशे के कारोबार का अड्डा बना दिया। शराब में कई प्रकार की एजेंसीज को प्रवेश दिला दिया, कई प्रकार के लोग ऐसे हैं जो नशा के कारोबार में लिप्त हैं। ये अधोसंरचना 5 वर्ष में कांग्रेस ने खड़ी की, इसको भाजपा की सरकार ध्वस्त करेगी। प्रक्रिया शुरू है और जल्दी ही कानून का राज छत्तीसगढ़ यूपी मॉडल होगा। तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है सूरजपुर में भी। आपने देखा कि जो अपराधी था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की। सकरी थाना क्षेत्र में स्थित एक कार कंपनी के यार्ड में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में यहां खड़ी कारें जलकर स्वाहा हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सकरी मुख्य मार्ग पर एक कार कंपनी का यार्ड है, जहां एक्सीडेंटल कारों की मरम्मत का कार्य किया जाता है। इसके लिए यहां काफी संख्या में गाड़ियां हमेशा मौजूद रहती है। दीपावली के दूसरे दिन यहां कुछ लोगों ने यार्ड में ही खड़ी कारों से धुआं निकलता देखा। इसके बाद इसकी सूचना सकरी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक कारों में आग ने भयावह रूप ले लिया था। इसके बाद तत्काल फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान करीब 13 कार आग में जलकर स्वाहा हो गई। आग कैसे और क्यों लगी, कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी कंपनी मैनेजर ने नहीं दी। आपको बता दें कि सकरी पुलिस को भी किसी तरह का आवेदन या जांच के लिए आग्रह कंपनी के जिम्मेदारों ने नहीं किया। इसका मतलब इस आगजनी के पीछे शायद कोई खेल चल रहा है, जो कंपनी के स्थानीय संचालक और मैनेजर छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस और संबंधित विभाग को इस ओर अपनी नजरें टेढ़ी करने की काफी जरूरत है। सकरी थाना क्षेत्र में कल एक आगजनी की घटना हुई, जिसमें फोर्ड शोरूम में रखी 3-4 जो एक्सीडेंटल गाड़ियां थी, उन पर आग लग गई, जिस पर मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची थी, जो आग पर काबू पा लिया गया था। और आज दिनांक को प्रार्थी के द्वारा आवेदन देने पर आगजनी कायमी की जा रही है। क्या कुछ नुकसान हुआ? सब कुछ अभी प्रार्थी के द्वारा अभी आज लिखित आवेदन पेश किया जा रहा है, जिस पर इसका मूल्यांकन करने के बाद पता चल पाएगा कि कितने नुकसान हुआ।
बिलासपुर में एक बार फिर से एक युवक के ऊपर हमले की घटना सामने आई है। ये पूरी घटना सरगट्टी थाना क्षेत्र की है, जहां तखतपुर क्षेत्र के लिमही गांव का रहने वाला विकास अपने बड़े भाई के साथ अपने जीजा के दशगात्र में शामिल होने बिलासपुर चुचुहियापारा आया हुआ था। रात में खाना खाने के बाद विकास पान खाने चुचुहियापारा ओवरब्रिज के पास स्थित दुकान के लिए निकला। इसी दौरान ओवरब्रिज के पास कुछ अज्ञात युवकों ने विकास पर हमला कर दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। विकास ने अपने बड़े भाई उदय को फोन करके जानकारी दी। उदय भी वहां पहुंचा, लेकिन बदमाश अज्ञात युवकों ने उसकी भी जमकर पिटाई कर दी और इसी बीच युवकों ने विकास पर किसी नुकीले पत्थर से वार कर भाग निकले, जिससे विकास मौके पर ही लहूलुहान हो गया और घायल हो गया। घायल विकास और उसके भाई ने इसकी शिकायत सरगट्टी थाने में दर्ज कराई, जहां मामला दर्ज कर लिया गया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरगट्टी थाने में एक विकास नाम के प्रार्थी ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि चुचुहियापारा अंडरब्रिज के ऊपर उसे 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट किया है, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर थाना सरगट्टी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल मुलाहिजा कराया गया है। इसमें चोट जो कि प्रकृति है उसको हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई गई चोट लिखा है। सर, चाकू की बात सामने आ रही है। अभी तक जो हमारा वो जानकारी उसमें चाकू से इस घटना को अंजाम नहीं दिया गया है और मेडिकल में भी जो मेडिकल कराया गया है उसमें भी डॉक्टर के द्वारा मुलाहिजा में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो जो ऑब्जेक्ट था जिससे उस पर हमला किया गया था वो हार्ड ऑब्जेक्ट था। शहर के सबसे पुराने मिशन अस्पताल की संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है, लेकिन अब कंपाउंड के रहवासी प्रशासन के इस अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं दिया, जिसके बाद अब इस पर आगे उच्च स्तर पर भी बात की जाएगी। आज से नहीं, हमारे पूर्वजों के समय से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। फिलहाल मैं तो यहाँ काम भी करती थी, मेरा घर भी यही है और वैसे ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे 20 परिवार जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं, वो आज से नहीं, हम लोग पूर्वजों से रह रहे हैं। हमारे मतलब पीढ़ी से पीढ़ी यहाँ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं और ये जो जमीन है हमारी खरीदी हुई जमीन है और ये जो इसको आज अचानक से हमको शासन जो कर रही है हमारे साथ, इसके लिए जो हमको समय तक नहीं दिया जा रहा है कि हम जाकर इस चीज के लिए कुछ बोल सके, कुछ कह सके, तो हमको उसके लिए भी समय नहीं दिया जा रहा है कि हम अब जाके अपने लिए अपील कर सके या कुछ कर सके। हमारे यहाँ हमारे जो डायरेक्टर ने जो लिख कर दिए, जो फिलहाल आज हमारे डायरेक्टर भी नहीं है, डायरेक्टर रमन जोगी ने जो लिख कर दिया है, फिलहाल आज की डेट में वो हमारे डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये लिख कर दे दिया। उस कारण से प्रशासन ने इस चीज पे मतलब होना चाहिए अधिकार जमा लिया, लेकिन आज हमको भी तो मौका दे कि हम अपने लिए कुछ कर सके। हम जो यहाँ रह रहे हैं, इतने सारे साल से जो रह रहे हैं, हमारा पूरा परिवार है, मेरी नौकरी यहाँ की है, हमारे सब हम सबकी नौकरियां यहाँ है, हमारे घर है। हमको किसी चीज से भी मौका नहीं दिया जा रहा है कि हम कुछ कर सके। हम किस बेस पे यहाँ पे लड़े, हमारे को टाइम तो दीजिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे आकर सिर्फ खड़े हो जा रहे हैं और ये करना है, वो करना है, बस इस तरीके से खाली करना है, तोड़ना है, ये बोला। तो हम लोग किधर जाएं, क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो बचपन से आप लोगों ने अभी तक कोर्ट वोट की शरण ली है, कोर्ट में? जी, हम तो अभी यहाँ तक अभी फिलहाल अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। उससे पहले ही यहाँ पे आके इन लोगों ने हमारे पास आके, जैसे कल आ गए पूरे यहाँ पे गाड़ी दल सब आके हम लोग को यहाँ पे बोल दिया कि तुमको खाली करना है, तुम लोग को ये करना है। अभी फिलहाल तुम लोग यहाँ पे घर के लिए नहीं बोला जा रहा है, अस्पताल के लिए बोला जा रहा है कि अस्पताल को तोड़ा जाएगा। तो ये किस बेस पर तोड़ा जाएगा? अस्पताल तो हम चला रहे हैं ना, ये अस्पताल चालू थी, ऐसा नहीं है कि बंद है। मैं आज भी यहाँ, जिस दिन 22 अगस्त को यहाँ पे जब ये आया है नोटिस, उस टाइम पे भी मैं यहाँ ड्यूटी कर रही थी। शाम को जिस दिन मैं ड्यूटी करने आई हूँ, तब यहाँ पे आके सब जो भी दल है आए उन लोग, तब मैं यहाँ ड्यूटी कर रही थी। तो कैसे बोल सकते हैं कि अस्पताल बंद था? बाकायदा ओपीडी चल रही थी, डे केयर में पेशेंट थे और डॉक्टर रमन जोगी और उनकी वाइफ और यहाँ पे डॉक्टर निगम सब देखते थे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा। अभी भी यहाँ पे हमारा दवाई चल रही है, हमारी सिस्टरें थी, हमारे सबके सब हम यहाँ काम कर रहे थे। फिर कैसे? फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University.
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में अपनी भजन गायकी से प्रसिद्ध हुई मैथिली ठाकुर बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने शहर पहुंची। मंगलवार दोपहर बाद मंथन सभा कक्ष में मैथिली ठाकुर ने पत्रकारों से चर्चा की। अपने संगीत के सफर और भजन गायन के प्रति समर्पण की कहानी को साझा करते हुए बताया कि उनके द्वारा भजन गायन की यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई थी। उनके पिता उनके संगीत गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें भजन गाने का प्रशिक्षण दिया। मैथिली का कहना है कि उनके घर में हर सदस्य भजन गाता है और इसी भक्तिमय माहौल में उनकी भी संगीत यात्रा शुरू हुई। परिवार का भक्ति संगीत में समर्पण और स्नेह देखकर उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए और अपनी मधुर आवाज के जरिए भक्ति संगीत को जन जन तक पहुंचाने का सपना देखा। उन्होंने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर उनके भजनों के वायरल होने से उनकी प्रसिद्धि बढ़ी है और देश के विभिन्न हिस्सों से उन्हें प्रशंसा मिलने लगी। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया, जिससे वह और उनका परिवार बेहद खुश है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ उनके पिता और भाई भी उपस्थित थे, जो इस सफर में उनके सहायक और प्रेरणा स्रोत हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैथिली ठाकुर ने छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजगीत गाया। उनकी समुद्र और भावपूर्ण प्रस्तुति ने सभी का दिल जीत लिया। आपको बता दें कि राजगीत के गायन से उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सम्मान देने का भाव प्रकट किया। राज्योत्सव में अपनी प्रस्तुति देने को लेकर मैथिली ठाकुर ने कहा कि ये उनके लिए एक अद्भुत अनुभव है और छत्तीसगढ़ की भूमि पर गाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हाँ पखारे तोर पैया, महु पावे परम तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारू दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। पिया को लिए जाए रे रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, जौन टिकसवा से पिया मोर जई है, जौन टिकसवा से पिया मोर जई है, अरे पिया मोर जई है, सिया मोर जई है, पिया मोर जई है, सिया मोर जई है, जौन टिकसवा से पिया मोर जई है। पनिया बरसे रे पनिया बरसे टिकस गली जा रे है, पनिया बरसे टिकस गली जा रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। इधर सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर युवक अपने घर ले गया, जहां युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग का एक माह पूर्व सरकंडा क्षेत्र के बंधवापारा स्थित अरविंद नगर निवासी विश्वजीत सिंह ठाकुर उर्फ सीटू से परिचय हुआ था। युवक ने 2 नवंबर को नाबालिग को कॉल किया, वहीं उससे मिलने के लिए देहानपारा बुलाया था। देहानपारा पहुंचने पर युवक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने घर ले गया और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन 3 अक्टूबर की सुबह नाबालिग को बगवा मंदिर के पास छोड़कर युवक फरार हो गया। नाबालिग ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल गुम हो जाने पर हो सकती है आपको बड़ी समस्या। जी हां, अब साइबर फ्रॉड करने वाले पैसे उड़ा लेने का नया तरीका अपनाने लगे हैं। गुम मोबाइल से बैंक खाते भी साफ कर दिए जा रहे हैं। लगातार इस तरह के 3 मामले सामने आने के बाद पुलिस भी हैरान और परेशान हो गई है। आपको बता दें कि उसलापुर निवासी जिला अस्पताल के डॉक्टर के कार से उनका मोबाइल सप्ताह भर पहले चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सक्रिय में दर्ज कराई थी। उनके फोन पे गूगल पे भी इंस्टॉल था। इसी ऐप की मदद से किसी ने उनके खाते से 93,500 रुपए ट्रांसफर कर लिया।
ये मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि बेलतरा के पूर्व विधायक के बेटे चेतन धर दीवान के गुम मोबाइल से किसी ने 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। मामला सेती कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दिवाली के दिन बेलतरा के पूर्व विधायक स्वर्गीय बद्रीधर दीवान के बेटे चेतन धर दीवान फल खरीदने सनीचरी बाजार गए थे। बिलासा चौक पर फल खरीदते समय उनका मोबाइल गुम हो गया था। घर पहुंचने पर उन्हें इस बात की जानकारी हुई। उन्होंने इसकी सूचना थाने में दर्ज कराई। दिवाली के दूसरे दिन 1 नवंबर को उन्होंने दूसरे मोबाइल में सिम लगाकर गूगल पे इंस्टॉल किया। तब उन्हें रुपए ट्रांसफर होने के मैसेज आने लगे। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच उनके मोबाइल से 9 किस्तों में कुल 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। उनके खाते में करीब 16 लाख रुपए थे। समय रहते उन्होंने मोबाइल का आईडी पासवर्ड बदल दिया, तब जाकर कहीं ट्रांसफर रुका। ये कोई अकेला मामला नहीं है। बृहस्पति बाजार में भी एक सराफा व्यापारी का मोबाइल 18 दिन पहले गुम हो गया था। 2 दिन बाद जब उन्होंने दूसरे फोन पर सिम लगाया तो पता चला कि किसी ने 63,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए हैं। पुलिस को आशंका हुई कि कोई बाहरी गिरोह सक्रिय है जो मोबाइल चोरी करने के बाद इस तरह से यूपीआई की मदद से रुपए ट्रांसफर कर रहा है। हालांकि पुलिस शिकायतकर्ताओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। वहीं इससे बचने और सुरक्षित रहने पुलिस आमजनों से आग्रह भी कर रही है। ये थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त हुई थी कि शनिचरी बाजार में एक व्यक्ति का मोबाइल चोरी हुआ है। फिर 2 दिन बाद उसको मैसेज आया कि उसके अकाउंट से लगभग 50,000 एक अकाउंट से और 2.5 लाख एक अकाउंट से, ऐसे लगभग 3 लाख रुपए का गबन किया गया है। उसने इस थाने में शिकायत की। तुरंत उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसमें भी रजिस्टर किया गया, जिसमें कि अमाउंट होल्ड होने के चांस है। ये एक नया प्रकार का साइबर फ्रॉड है जिसमें जो चोरी हुई मोबाइल है उसमें जो अपन यूपीआई यूज़ करते हैं पेटीएम फ़ोन पे, उसमें फॉरगेट पासवर्ड करके वो ओटीपी मिल के अपना पासवर्ड चेंज करते हैं और उससे साइबर फ्रॉड कारित करते हैं। तो इस पे विवेचना जारी है। सीडीआर वगैरह मंगाया जा रहा है और तुरंत ही इस पे कार्रवाई की जाएगी। सर, इस पर अंकुश लगाने क्या कुछ पुलिस के पास कुछ प्लान तैयार? मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आपका मोबाइल चोरी होता है सबसे पहले अपना सिम बंद कराइए और बैंक में जाकर अपने अकाउंट पर होल्ड लगाइए, ताकि अगर आपका मोबाइल गुम भी हो जाए तो अगर साइबर फ्रॉड कारित करने वाले व्यक्ति के हाथों लगे तो वो अकाउंट से आपके पैसे ना निकलवाए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो कि यूपीआई जो वॉलेट्स होते हैं उसमें होता है, उससे वो यूज़ करें ताकि ओटीपी से आपका फ्रॉड ना कारित हो। तखतपुर विकासखंड क्षेत्र में लमेर स्थित मिडिल स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि बच्चों के भोजन के लिए खाना बनाने वक्त अचानक प्रेशर कुकर फट गया, जिससे रसोइया तितरी बाई पटेल गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र लमेर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति अब बेहतर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल तितरी बाई पटेल का उप स्वास्थ्य केंद्र लाने के बाद एक और परेशानी सामने आ गई। अस्पताल पहुंचने पर पाया गया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मौके से ही गायब थे। अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति ने उपचार में देरी का खतरा पैदा कर दिया, जिससे परिजन और स्थानीय लोग काफी नाराज हो गए। जैसे ही मामला खंड चिकित्सा अधिकारी उमेश साहू तक पहुंचा, वे स्वयं मौके पर पहुंचे और घायल महिला का उपचार किया। इसके साथ ही बीएमओ ने ड्यूटी से अनुपस्थित 2 रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स को कड़ी फटकार लगाई और अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएमओ ने कहा कि अस्पताल में ड्यूटी से गैर हाजिर रहना मरीजों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है और इस पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। सिम्स अस्पताल बिलासपुर में तितरीबाई पटेल का इलाज चल रहा है और उनकी हालत में अब सुधार हो चुका है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय लमेर में वो वहाँ के सीएससी माथुर जी के द्वारा मुझे जानकारी हुई कि आज खाना पकाते वक्त वो समय करीब 10 से लेकर के 11 के बीच में तो कुकर फट गया। तो कुकर में दाल पका रहे थे, तो उसमें कुकर फटने की वजह से वहाँ की एक रसोइये को चोट आया है। उसमें चेहरे में और बाएं कंधे में चोट आई है। तो जैसे ही घटना घटी, घटना के बाद वहाँ पर प्रधान पाठक कक्षा में क्लास ले रहे थे। प्रधान पाठक जी निकले, उसके बाद में तुरंत 108 को फ़ोन किए। 108 वाले आए, फिर उनको सिम्स में एडमिट किया गया है। सिम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।